Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। जंग छिड़ चुका है और फिर से पूरा विश्व जो है दो खेमों में बंट चुका है, दो ब्लॉक्स में बंट चुका है। यह वही स्थिति है जो स्थिति वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में थी, जहां पे पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बटा हुआ था। लेकिन उस समय भारत की स्थिति क्या थी आप सभी जानते हैं, वही स्थिति आज भी है भारत की। भारत पूरी तरीके से न्यूट्रल है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, 28 फरवरी 2026 को जब भी याद किया जाएगा तो तीन लोगों की वजह से याद किया जाएगा। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, खेमनेई और बेंजामिन नेतन्याहू। इन तीन लोगों ने 28 फरवरी 2026 को इतिहास में दर्ज कर दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले 2 सालों में, अगर आप इसको जानते होंगे, समझते होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे तो आपको पता होगा ही इज अ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। इसने नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने आप को सबसे नॉमिनेट करवाया, पूरी दुनिया के नेताओं से नॉमिनेट कराया। यहां तक कि शहबाज शरीफ जो हमारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसने भी नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए। किसको? इसको। लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि नोबेल कमेटी जानती थी कि ये एक ऐसा व्यक्ति है। इसको मिला क्या? पीस प्राइज, फीफा पीस प्राइज 2025। देखो दोस्तों, फीफा पीस प्राइज देने का मतलब था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है शांति के दूत हैं। दोस्तों ये शांति का दूत नहीं है। याद कीजिए जब हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक होने वाला था, जापान इज रेडी टू सरेंडर, येट उसके ऊपर अटैक हुआ। ये कहानी हम भूले नहीं है दोस्तों। तो इस व्यक्ति को समझना कि भाई ये शांति का दूत है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों आगे चलते हैं। इस समय पूरा विश्व जो है दो खेमे में बढ़ चुका है चारों तरफ। ये सिर्फ 3 देशों की बात नहीं है, इजराइल, अमेरिका और ईरान की बात नहीं है दोस्तों। पूरा विश्व के ऊपर इसका प्रभाव और असर पड़ेगा। किस तरीके से पड़ेगा इस पर भी चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए वीडियो। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर बिगिंस, 30 लोकेशन इन तेहरान बॉम्ब्ड। ईरान की कैपिटल तेहरान में जो है अटैक किया गया। इजराइल ने शुरुआत की, पीछे से कवर दिया यूएसए ने, और लगभग 30 लोकेशन पे जो है टारगेट किया गया और सबको विध्वंस कर दिया गया। ठीक है, यहां पे आप आगे देखिए। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल ऑन सैटरडे लॉन्च्ड अ कोऑर्डिनेटेड मिसाइल स्ट्राइक ऑन ईरान विद मैसिव explosion across Tehran, multiple other cities in a dramatic escalation that threatens to push the Middle East towards a wider conflict। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय एक हलचल मची हुई है, एक घमासान छिड़ा हुआ है दोस्तों। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश के नेता खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए का। पूरा विश्व जो है अलग अलग खेमों में बंट चुका है और इसका नाम क्या रखा है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम रखा है इसका। द अटैक टारगेटेड की गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खेमनेई एंड द ईरानियन प्रेसिडेंट। ईरानियन प्रेसिडेंट और अली खेमनेई 2 लोगों को टारगेट में रखा है। देखो अमेरिका का सीधा सा मकसद क्या है कि भाई रेजिम चेंज करना है। जब तक रेजिम चेंज नहीं होगा तब तक जो है ईरान में वो अपने आप को सेफ नहीं फील कर सकते। रेजिम चेंज होगा तभी यूएसए अपने आप को सेफ फील कर पाएगा, इजराइल अपने आप को सेफ फील कर पाएगा। उनका एकमात्र मकसद है प्रेसिडेंट को हटाना और खेमनेई को हटाना। ये 2 लोग अगर हट जाएं तो पूरी तरीके से ईरान को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल में लिया है और पाकिस्तान को जैसे पपेट बना के रखा है, उसी तरीके से ईरान को पपेट बना के रखेगा। ये इजराइल और अमेरिका एकमात्र मकसद है। इजराइल का जो है एक तरीके से उसको एग्जिस्टेंस का खतरा है। इजराइल को एग्जिस्टेंस का खतरा है ईरान से, लेकिन अमेरिका को एग्जिस्टेंस का खतरा नहीं है। अमेरिका को खतरा है कि भाई अगर ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स डेवलप कर लिए, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, तो ये पूरी तरीके से जो अमेरिका है वो उसकी प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा। ये चैलेंज करता है उसकी सोवरेनिटी को, उसके एक तरीके से बाउंड्री को, ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट। समझ में आ रही है? इजराइल रेफर टू एज ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन। इजराइल ने बोला है ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन और अमेरिका ने बोला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये दोनों ऑपरेशन का नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कंफर्मिंग द अटैक्स, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप asserted ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। समझ में आ रही है आपको बात? आगे देखिए, आपको एक चीज और समझाता हूं। की टारगेट्स इंक्लूडिंग, टारगेट क्या है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टारगेट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टारगेट है, ईरानियन एटॉमिक एनर्जी टारगेट है और पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स टारगेट है। ये टारगेट में है, प्रेसिडेंट टारगेट में। ये लोग टारगेट में है अमेरिका और इजराइल के। इनोसेंट पीपल टारगेट में नहीं है, सिविलियन टारगेट में नहीं है। लेकिन वही बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा। अगर इन लोगों को मारा जाएगा तो कुछ लोग सिविलियन भी मारे जाएंगे और बहुत सारी कैजुअलिटी होने वाली है। ये डेटा तो बाद में पता चलेगा। हो सकता है बहुत सारे रियल डेटा हमारे पास ना है, जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमारे पास ना है, लेकिन बहुत सारी जान और माल की क्षति तो होगी, ये तो क्लियर बात है। लेकिन उधर लड़ाई हो रही है कहां पे? ईरान, इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में उधर लड़ाई हो रही है।
घमासान उधर छिड़ा हुआ, लेकिन कुछ भारत के कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। क्या कहते हैं कुछ नेता? नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए थे, वापसी के तुरंत बाद इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दी। ईरान वर्षों से भारत का भरोसेमंद मित्र रहा है। क्या मोदी जी की इसकी जानकारी थी? क्या मोदी जी की जानकारी थी कि भाई ईरान जो है, इजराइल जो है ईरान पर अटैक करने वाला है? मतलब इस तरह की बयान जो है, इस तरह की बातें लिखना इस समय में, मतलब ये बहुत ही बचकाना हरकत है। इट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर shown by the people of opposition और some leaders। ये बचकाना हरकत है। नरेंद्र मोदी जी का इजराइल का अटैक करना ईरान पर, इससे कोई क्या लेना देना है भाई? इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने काम से इजराइल में गए थे, अपना काम किया, वापस आ गए। इजराइल अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना है? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब कोल्ड वॉर का टाइम था, उस समय कोल्ड वॉर के टाइम में हमारा क्या स्टैंड था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, नॉन अलाइंग मूवमेंट हमने शुरू किया। भारत का स्टैंड आज भी वही है। हमारे लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के काम अलग अलग हैं। इजराइल से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, ईरान से हम बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो हम लेते हैं। तेल लेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लेंगे। तो दोनों का अपना अपना महत्व है और भारत के लिए दोनों बराबर हैं। हम किसी को ऐसा नहीं कह रहे भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा, ईरान के साथ खड़ा नहीं है। ये लोगों डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन, कूटनीति समझ में नहीं आता, इसीलिए जो है बेमतलब की बातें करते हैं कि इजराइल से जैसे ही नरेंद्र मोदी आए और इधर इजराइल ने अटैक कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी की वजह से ही इजराइल रुका हुआ था? हो सकता है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं, हो सकता है इजराइल रुका हुआ होगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी पहले मिल के जो है चले जाएं और फिर जो है हम आराम से अटैक करेंगे। मतलब ये हास्यास्पद बात है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे बेहतर, ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, इन लोगों पर समय व्यर्थ नहीं करना है। देखो ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है दोस्तों। देखो ईरान भी रिटेलिएट करेगा और ईरान को आप कमजोर मत समझो, है ना। ईरान के पास भी काफी कैपेसिटी है डैमेज पहुंचाने की और वो डैमेज पहुंचाएगा। अटैक्स अक्रॉस द गल्फ लोकेशन दैट ईरानियन मिसाइल्स हैव टारगेटेड सो फार, है ना। कतर में, कुवैत में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, बहरीन में, हर जगह जो है उसने रिटेलिएट किया। जितने भी बेसेस हैं यूएस के, अमेरिका के, उन सारे बेसेस को ध्वस्त करने का काम किया ईरान ने। ईरान भी रिटेलिएट करेगा दोस्तों। ईरान को आप कमजोर मत समझना कि भाई ईरान, हाँ हो सकता है वो हार जाए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक साथ है, जाहिर सी बात है ईरान उनके सामने टिक नहीं पाएगा उतनी मजबूती से, लेकिन डैमेज पहुंचाएगा, डैमेज पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना कि भाई गिरते हैं 100 सवार ही मैदान जंग में, वो तल्फ क्या, माफ करना मेरे को ये शायरी नहीं याद आ रही ध्यान से, लेकिन वो इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको कि मैदान में जो जंग लड़ेगा, मैदान में जो जाके जंग लड़ेगा वही तो हार का भी सामना करेगा। तो ईरान यहां पे अपने आप को बैकफुट पे नहीं रखा, फ्रंट फुट पे आके लड़ रहा है। और मैदान में आके लड़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो योद्धा है, जबाज है, उसको मालूम है कि हमारी हार तय है। लेकिन हमारी हार तय है ये जानते हुए भी अगर वो अमेरिका और इजराइल से अगर लड़ रहा है तो तारीफ करनी चाहिए हमें एज अ देश, है ना। एज अ कंट्री हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए कि भाई वो अपने आप को एक तरीके से बैकफुट पे ना रख के फ्रंट फुट पे रख के जो है इन दोनों देशों का सामना कर रहा है। और ये काफी अच्छी बात है एक देश के लिए। किसी भी देश को अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी और अपने लैंड की प्रोटेक्शन के लिए वो अपना रिटेलिएशन कर सकता है, ये सही बात है। इसलिए हमें ईरान को भी सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में कि वो अपने देश के लिए, वहां के लीडर जो है झुक नहीं रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकने को वो लोग तैयार नहीं है। देखो यूएस एम्बेसी जो है मनामा में है, कतर में है, जहां भी यूएस की एम्बेसी है उन सब ने जो है एक तरीके से नोटिस इशू कर दिया, एडवाइजरी इशू कर दिया कि भाई खाली करिए यहां से। और यहां पे जो है क्या होगा आपके लिए, जो है जो वहां के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं वहां पे, जो उसके सिक्योरिटी पर्सनल है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसने जो एडवाइजरी इशू कर दी है, क्योंकि इसको पता है कि भाई ईरान रिटेलिएट करेगा तो नुकसान पहुंचेगा। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स है, बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, सबको मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूं, लेकिन आप समझिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस वॉर में। ठीक है, ये है इजराइल डिफेंस फोर्स का भी जो है यहाँ पे आपको देखो वो आ गया है नोटिफिकेशन, और इसमें कहा गया है कि पूरे इजराइल में अभी सायरन बजेगा, और सायरन बजने के साथ ही आप ये समझ जाएं कि वॉर शुरू हो गया है। और आप सभी जो है सेफ प्लेसेस को तलाश करके, सुरक्षित स्थान की तलाश करके आप जो है वहां पे छिप जाएं, अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस करेंगे। ये भारत की तरफ से एडवाइजरी इशू हो गया है। हर देश, देखो दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये सिर्फ 3 देश नहीं है जो अफेक्टेड है इस वॉर से, बहुत सारे देश जो है अफेक्टेड हैं। और सारे देशों में भारत की जो एम्बेसी है उसने जो एडवाइजरी इशू कर दिया वहां के लोगों के लिए। भारत की एम्बेसी ने ईरान में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे जो टूरिस्ट गए हुए थे, वहां पे जो भी लोग गए थे, उन सबको बहुत पहले ही ये एडवाइजरी इशू कर दी थी, ये चेतावनी दे दी थी कि आपको यहां से इमीडिएटली खाली करना पड़ेगा ईरान को, तेहरान को। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई ऐसी स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। तो अभी कोई भारतीय अगर फंसा हुआ है ईरान में तो सोचो ये किसकी गलती है दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार मदद करेगी उनकी, वहां की एम्बेसी उनकी मदद करेगी, लेकिन क्या भारत सरकार ने, भारत की एम्बेसी ने उनको नहीं चेताया था कि भाई आप ईरान को खाली कीजिए, आप ईरान को छोड़िए? वहां के स्टूडेंट्स को नहीं बताया था? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियो आना शुरू हो जाएंगे कि हम ईरान में छिपे हुए हैं, हमें फंस गए हैं, हमें निकालिए यहां से। भारत सरकार बिल्कुल मदद करेगी, भारत की एयरफोर्स, भारत की एजेंसी, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की एम्बेसी सब मदद करने को तैयार है। लेकिन आपको बहुत पहले जो है ये एडवाइजरी इशू करके बता दिया गया था, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ईरान में, उन सबको कि वापस आ जाइए आप,
इमीडिएटली खाली कीजिए ईरान को, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी स्थिति होने वाली है। तो सारे जगह, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, दोहा में हो, हर जगह, तेल अवीव में हो, हर जगह जो है एडवाइजरी इशू करके बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक और बात बताऊंगा, आपने देखा होगा कि बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स हो रहे थे। देयर वर राउंड्स ऑफ टॉक्स बिटवीन हुम, बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, कि भाई जो एक समझौता कर लिया जाए, एक एग्रीमेंट कर लिया जाए ताकि ये वॉर को रोका जा सके। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी। एक बहुत बड़े पर्सन है, द पीस कीपर इज एट इट अगेन, द टॉक्स विद ईरान वर जस्ट अ कवर। ये लाइन बस काफी है आपको समझाने के लिए, द टॉक्स विद ईरान वर जस्ट अ कवर। ये सिर्फ कवर करने की बात थी। मेन मकसद था अमेरिका को अटैक करना था, वो अटैक कर दिया। बहाना था कि भाई न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब बहाना था। बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर डेवलपमेंट, ये सब बहाना था। यूरेनियम का बहाना था। मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था ईरान पे अटैक करना। सिंपल सी बात है। आगे देखिए दोस्तों, ये है एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज को आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो है लीडर है ये, और ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर हैं उन्होंने जो है सपोर्ट दिखाया ईरान को, ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। दोस्तों बहुत सारे देश, ये मत समझना आप कि ईरान अकेला है यहाँ पे, ईरान अकेला नहीं है, बहुत सारे देश जो है खड़े हैं ईरान के साथ। अगर अमेरिका और इजराइल ये समझते हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं है, बिल्कुल खड़े हैं। हो सकता है कि ये लोग सिर्फ किसी तरह का मिलिट्री सपोर्ट ना दे, लेकिन मोरल सपोर्ट देने के लिए एंथनी अल्बनीज ने जो है खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंथनी अल्बनीज यहाँ पे जो खड़े हैं, और एंथनी अल्बनीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के लीडर हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, तालिबान, माफ करना पिक्चर थोड़ा चेंज हो गया है। तालिबान का जो लीडर है उसने भी ईरान को सपोर्ट दिखाया है। तालिबान जो है अगर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तालिबान पे पाकिस्तान क्यों अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप का प्रॉक्सी है। इस कहानी को आप समझिए, आप इस कहानी को आप समझिए। पाकिस्तान किसका प्रॉक्सी है? ट्रंप का प्रॉक्सी है। तालिबान किसको सपोर्ट कर रहा है? ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ट्रंप चाहता है कि भाई तालिबान को खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि तालिबान ईरान का सपोर्ट करता है, प्लस जो बगराम एयरबेस है वो देना नहीं चाहता। इसीलिए तो वॉर चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये भी तो आपको समझना होगा। आगे देखिए, ईरान शुड रीच अ डील बट दे डोंट वांट टू, इट्स द सेम। कह रहा है कि ईरान को डील कर लेना चाहिए, लेकिन ईरान करना नहीं चाहता। अरे भाई, सिर्फ आप ही के पास जो है न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। जैसे आप अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किए हैं, क्या दूसरा कोई देश नहीं कर सकता? हमने जब इंडिया ने, भारत ने जब न्यूक्लियर डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी, इतने सारे सैंक्शंस लगाया था इस अमेरिका ने, हमें हर तरह से अलग थलग करने की कोशिश की थी इसी अमेरिका ने। ये अमेरिका खुद को सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन दूसरा कोई देश अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए अगर डेवलपमेंट करना चाहता है, मिसाइल्स बनाना चाहता है, बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहता है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसको लेकर इसको तकलीफ होती है। क्यों? इसने अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन ये चाहता है कि फिर कोई दूसरा देश जो है डेवलपमेंट ना करे इसकी। और ऐसे देशों को रोकने के लिए ये जो यूनाइटेड नेशन बना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ऐसे संगठनों को तो एक तरीके से मार के भगा देना चाहिए। यहाँ के जो लीडर्स हैं, यूएनओ जैसे संगठन की क्या जरूरत है हमें? जब कोई देश अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे जब चाहे ठोक सकता है, पीट सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है, सब कुछ है। इसीलिए तो आज दादागिरी चल रही है पूरे विश्व में। है क्या इसके पास दोस्तों? फिर देखिए, ये है तेल अवीव इजराइल, और ये है तेहरान जो कि ईरान का कैपिटल है। 1000 माइल का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है पूरी लड़ाई कहाँ है? एयर स्पेस में। सारी लड़ाई कहां पे है? एयर स्पेस में है। एयर स्पेस में लड़ाई है सारी, एयर स्पेस में। एयरफोर्स की लड़ाई है पूरी तरीके से। ये जिसका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ होगा, जो अपने एयरफोर्स को ज्यादा डेवलप कर पाया होगा, उसकी आज तो बल्ले बल्ले है। तेहरान लॉन्चेस द काउंटर स्ट्राइक। जाहिर सी बात है, आपने एक्शन किया है, रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हो सकता है कि यहाँ पे पार्टी थोड़ी कमजोर है तो उस तरह का रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन तो होगा। तेहरान ने भी, ईरान ने भी जो है रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। Along with Iran, Yemen's Houthi group also attacked Israel. इजराइल को अटैक किया हौती ग्रुप ने। और इसीलिए तो देखो अमेरिका को दिक्कत क्या है कि हौती ग्रुप हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अमेरिका को पेट में दर्द देते हैं, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जाए। तालिबान भी वैसा ही है। तालिबान को खत्म इसीलिए तो करना चाहता है, वो हौती ग्रुप को खत्म करना चाहता है वो। ठीक है, ये भी समझ लीजिए आप। मल्टीपल एयरलाइंस हैव बीन कैंसिल्ड। एयर इंडिया भी जो है वो भी कैंसिल कर लिया है अपना फ्लाइट। बहुत सारी जितने भी एयर स्पेस, देखो सारी लड़ाई एयर स्पेस की है, सारी लड़ाई ऊपर हो रही है, लैंड पे कोई और नहीं है, सारी लड़ाई जो है ऊपर की है ना। सारे अटैक्स ऊपर से ही हो रहे हैं, तो एयर स्पेस तो जाहिर सी बात है कि जितने भी मल्टीपल एयरलाइंस है वो सारे खाली होंगे। लेकिन देखो दोस्तों, ये वॉर से बहुत नुकसान होगा। ये नुकसान सिर्फ 3 देशों को, 4 देशों को नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर हुआ था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर असर पड़ा। उसी तरीके से अगर ईरान का जो है इस पे वॉर हो रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन है। 20% जो है वर्ल्ड का जो ऑयल सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है,
और इसके वजह से जो है जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वो काफी हाई हो जाएंगे और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, ये आपको समझना होगा दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई इज गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके थ्रू जाता है और वहां पे इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जो है पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर देगा और इससे जो है ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर असर पड़ेगा, ये भी आप समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द वर्ल्ड्स एनर्जी चोक पॉइंट, हैंडलिंग ओवर 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ वाइटल आर्टरी फॉर एनर्जी फ्लो, एनी डिस्ट्रप्शन और ब्लॉकेड कुड स्टॉक वेव्स थ्रू ग्लोबल मार्केट एंड ट्रिगर अ मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। जाहिर सी बात है कि ब्लॉक करेगा उसको ईरान आने वाले समय में। कैजुअलिटीज हैपन, मोर अपडेट टू कम। तो कैजुअलिटीज तो बहुत सारी होंगी, ये क्लियर बात है, दोनों तरफ की कैजुअलिटी होंगी, ईरान में भी होगा, इजराइल में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, हर तरह की कैजुअलिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या फिर इन टर्म्स ऑफ मेन हो या फिर मानव की क्षति हो या फिर जो है पैसे की क्षति हो, सब कुछ तो होना ही वाला है, डिस्ट्रक्शन तो होने ही वाला है। आने वाले समय में उसका जो है सारे अपडेट हमें पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मेरी तो नजर इस व्यक्ति पे है। मैं तो चाहता हूं कि ये किसी को सपोर्ट करे, अभी ईरान को सपोर्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप क्या सोचते हैं आज के इस टॉपिक पे, अपने पॉइंट को जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप क्या विचार करते हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके हिसाब से कौन गलत है कौन सही है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।